नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 457 और आज हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। वह कहानी है एक नरसंहार की। देखिए, जब नरसंहार की चर्चा होती है और बिहार की चर्चा होती है तो मैं ये कभी नहीं कहता कि इसकी शुरुआत लालू यादव के कार्यकाल में हुई। इसकी शुरुआत, या यूं कहें कि इसका निरंतर नरसंहार का सिलसिला कांग्रेस के राजपाट से ही चला आ रहा था। आज आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब भी नरसंहार की कहानियों की बात होती है तो औरंगाबाद के दलेलचक बघौरा का जिक्र जरूर आता है। राजपूतों का गांव है, मदनपुर थाना क्षेत्र तब था और यह कहानी है 29 मई 1987 का। देखिए, तब मैं पत्रकारिता में नहीं आया था पूर्ण रूपेण, लेकिन जब मैं बाद में आया और मुझे लगा कि क्राइम रिपोर्टिंग मुझे करनी है तो मैंने कई पुराने नरसंहारों को समझा था और उनकी कहानियों को अपनी डायरी में कलमबंद किया था। डायरी के उन्हीं पन्नों से आज आपको हम कहानी सुनाते हैं। तो देखिए, 29 मई 1987 को बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे, कांग्रेस के। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हटाकर बने थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा असंतुष्ट हो गए थे, राजीव गांधी से भी नाराज रहने लगे थे। तब कांग्रेस में राजीव गांधी ही सब कुछ थे। तो देखिए, जो कहानी है दलेलचक बघौरा की, इसे छुटकी छेछानी का बदला भी कहा जाता था। लेकिन पहले हम आपको नरसंहार के दिन की, मतलब नरसंहार तो रात को हुआ था, उस कहानी को साझा करते हैं। 29 मई 1987 रात के 8 बजे के करीब मदनपुर थाना जो औरंगाबाद में है, उससे कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये दोनों गांव दलेलचक और बघौरा, ये दोनों गांव राजपूत जाति के लोगों का गांव, मतलब वर्चस्व। तो यहां 29 मई 1987 की रात करीब 8 बजे 700 लोगों की संख्या में, सोचिए कितने लोग जमा होते थे नरसंहार करने के लिए। ये एमसीसी वाले थे और इनका संघर्ष चल रहा था, हिंसक संघर्ष चल रहा था बड़ी जाति के लोगों से। तो 700 की संख्या में लोग, हथियारबंद लोग, बिल्कुल जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए छुटकी छेछानी का बदला लेकर रहेंगे, घुस जाते हैं दलेलचक बघौरा में। 2 गांव, और दोनों ही गांवों में घुसते ही इनकी हिंसक कार्रवाई शुरू हो जाती है। गांव में ऐलान किया जाता है कि जो लोग भी हैं वे बचेंगे नहीं, सभी के सभी मार दिए जाएंगे। जैसे ही ये गांव के करीब पहुंचते हैं, हंगामा शुरू होता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग कहां कोई पाता, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो देखिए, उस रात सरकारी आंकड़ा तो पहले कहा गया कि 41 लोगों को ही मारा गया, मतलब 41 लोगों का नरसंहार हुआ, जिनमें 16 बच्चे थे। सोचिए, 10 महिलाएं थी, 15 पुरुष थे, एक 2.5 साल का बच्चा भी था, 70 बरस के बूढ़े भी थे और 85 वर्ष की बूढ़ी माता भी थी। कोई 7 ऐसे परिवार थे जिनका पूरा परिवार साफ कर दिया गया था। और कैसे 700 की संख्या में आए इन उग्रवादियों ने, एमसीसी के नक्सलियों ने पहले उन लोगों को पकड़ा जो घरों से बाहर निकलकर भाग रहे थे, और पकड़े जाने के बाद उनके दोनों हाथ पीठ की ओर बांध दिए और फिर सभी के सभी का गर्दन नृशंसता के साथ रीत दिया। वहीं मौत दे दी गई। और जब इसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं हुआ, इन्हें लगा कि अभी और तांडव करना है,
तो जो महिलाएं घरों के भीतर रह गई थी, बच्चे घरों के भीतर रह गए थे, तो घरों में आग लगा दी गई ताकि घर के भीतर जो लोग हैं वो घर के भीतर ही जलकर मर जाए, सुहा हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जलते हुए घरों में फेंक दिया गया। देखिए, यदि हम परिवारों की बात करें, मैं अपनी डायरी के पन्नों को पलटता हूं, लाल डायरी के पन्नों को, बहुत ही दुखद है। तो दलेलचक में गंगादेव सिंह, धनेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह का परिवार, और बघौरा में राम अधीर सिंह, कामता सिंह, गया सिंह और लखन सिंह का परिवार, इन परिवारों पर ही सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था। हमने आपको बताया कि संख्या बाद में बढ़कर 54 हो गई थी, और 8 बजे रात को घुसे नक्सली रात 10 बजे तक तांडव मचा रहे थे, लेकिन 4 किलोमीटर दूर बैठी पुलिस नहीं आई थी। मदनपुर थाने की पुलिस हिम्मत नहीं थी। आगे आपको हम बताएंगे इसी कहानी में कि कैसे पुलिस को सूचना थी, फिर भी पुलिस ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए थे। तो 10 बजे ये उग्रवादी नक्सली 54 लोगों की हत्या करने के बाद फिर से जय जयकार, अपना जय जयकार करते हुए बदला ले लिया का नारा लगाते हुए निकल गए थे। देखिए, इन परिवारों में एक बच्चा, जिसे कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, 4 वर्ष का एक बच्चा उदय प्रकाश, वह बच गया था। कैसे बच गया था? तो हुआ यह कि जब तांडव कर रहे थे नक्सली, यह बिस्तर पर सोया था, इसने हंगामा देखा तो यह बिस्तर समेत कहीं जाकर घर के भीतर ही छुप गया था। इसकी जान बच गई थी, लेकिन इसके परिवार में कई लोग। तो जब यह घटना घट गई तो इसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि हंगामा तो होना ही था। पटना तक कोहराम, पटना से तब देखिए पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे शशिभूषण सहाय, ललित विजय सिंह आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे, जो बाद में सांसद भी बने, देश में मंत्री भी बने। वे सीपीएमएफ के साथ, मतलब पारा मिलिट्री फोर्स के साथ, वहां के लिए दलेलचक बघौरा के लिए रवाना हुए थे। लेकिन रवानगी से क्या फायदा होना था? सरकार ने मौत की कीमत तय कर दी थी। मुख्यमंत्री बिंदेश्वर दुबे ने मृतकों के परिवार को, मतलब जो निकट सगे संबंधी बच गए थे, उन्हें प्रत्येक मृतक के बदले 10-10 हजार रुपयों के मुआवजा का ऐलान किया था। तब मौत की कीमत इतनी ही होती थी। तो 3 घंटे के बाद मदनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची, 4 किलोमीटर पर जो थी। इसके बाद और आपको बताएं, जिला से औरंगाबाद जिला पुलिस जो 25 किलोमीटर दूर बैठी थी, उसे भी पहुंचने में 7 घंटे लगे थे। डीएम साहब का तो कहना ही क्या, वे तो सुबह 8 बजे, अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंचे थे। अब जब यह हंगामा हुआ तो अगले दिन मुख्यमंत्री भी पहुंचे, बिंदेश्वर दुबे भी, और विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, वे भी दिल्ली से सीधे आए और गांव का दौरा किया। जब मुख्यमंत्री बिंदेश्वर दुबे के आने की बात हुई तो इन दोनों गांवों में जाने के लिए ठीक से सड़क भी नहीं थी। प्रशासन सड़क, मतलब मुख्यमंत्री के जाने लायक मार्ग बनाने में लग गया था, प्राथमिकताएं बदल गई थी। और जब 30 मई 1987 को मारे गए इन लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो समझ सकते हैं क्या माहौल रहा होगा, कैसी गमी रही होगी। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे जो इस तांडव को देख रहे थे। कई लोग लाश चिता को प्रणाम कर टीका लगा रहे थे। टीका किस बात का लगा रहे थे? बदले का टीका लगा रहे थे। तो अब समझिए, इस बात को राजनीति तो होनी ही थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जिनके बारे में हमने कहा कि असंतुष्ट कांग्रेसी नेता थे, वे कह रहे थे कि यह राज्य सरकार की लापरवाही का परिणाम है, और राज्य सरकार मतलब बिंदेश्वर दुबे को मुख्यमंत्री बने रहने का
1 मिनट भी अधिकार नहीं है। हम ये क्यों आपको कहना चाहते हैं कि इस नरसंहार को रोका जा सकता था, लेकिन नरसंहार को रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, हमने इस कहानी के प्रारंभ में भी बताया कि नक्सली कह रहे थे छोटकी छेछानी का बदला लेंगे। तो छोटकी छेछानी एक और गांव औरंगाबाद का, औरंगाबाद में नक्सलियों का तांडव और साथ में बड़ी जाति के लोगों के साथ संघर्ष। तो छोटकी छेछानी गांव में क्या हुआ था कि 19 अप्रैल 1987 को, मतलब कोई 40 दिनों पहले सुबह, मतलब दिन में ही, एक राजपूत जाति के दबंग केदार सिंह की हत्या कर दी गई थी। केदार सिंह की हत्या हो गई, लोग गुस्साए, केदार सिंह भी दबंग थे। तो इसके बदले में, मतलब केदार सिंह की हत्या के बदले में 2 घंटे बाद ही मुसाफिर जादव और राधे जादव के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसे छोटकी छेछानी कांड कहा गया था। मुसाफिर जादव और राधे जादव को एमसीसी का समर्थक माना जाता था। तो अब यह कहा जाने लगा कि नहीं, नक्सली इसका बदला तो लेंगे ही लेंगे। और यह चर्चा खुलेआम थी, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं जान रहा था। नक्सलियों का ट्रेंड भी था कि वे बदला लेते हैं। देखिए, 29 मई 1987 को घटना घटती है। उसके पहले जब घटना स्थल पर लोग गए थे तो लोगों का कहना था कि मदनपुर थाना जहां है वहां एक बाजार हाट हुआ करता था। वहां 1 हफ्ता पहले नक्सलियों ने एक पर्चा बांटा था जिसमें यह लिखा हुआ था, छेछानी का बदला लेके रहेंगे, 7 का बदला 70 से लेंगे। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता था। परिणाम कितना भयावह हुआ, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पृष्ठभूमि में और लापरवाही। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जब पहुंचे थे तो जो मारे गए लोग थे उनके परिवार वाले कह रहे थे, जब बिंदेश्वरी दुबे और कर्पूरी ठाकुर का आगमन हुआ था, कर्पूरी ठाकुर पहले आ गए थे, बिंदेश्वरी दुबे बाद में आए थे, 1 घंटे का फासला था, तब भी गांव के उन घरों में जिनमें आग लगाई गई थी वह आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं थी। आगों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी। समझ सकते हैं कि आग की भयावहता कितनी थी। और जब इस तरीके की आग में जिंदा लोगों को नक्सलियों ने फेंका था तो उनकी मौत किस कदर हुई होगी। तो देखिए, लोगों का गुस्सा इस बात का था कि जब छोटकी छेछानी कांड हुआ, पहले केदार सिंह की हत्या हुई 19 अप्रैल 1987 को, तो केदार सिंह की हत्या में शामिल जितने लोग थे उन्हें तो बरी कर दिया गया, मतलब उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने में चूक की, रिपोर्ट फाइनल कर दिया। लेकिन केदार सिंह की हत्या के बदले मुसाफिर जादव और राधे जादव के 7 लोगों की जो हत्या हुई उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की गई, मतलब राजपूतों पर कार्रवाई हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि एमसीसी को लगा कि मुझे मजबूती मिली है और मौका है कि इन्हें सबक सिखाते हैं। तो सबक दलेलचक बघौरा में सिखा भी दिया गया। प्रशासन को सचेत होना इसलिए भी चाहिए था कि दलेलचक बघौरा के लोगों ने 2 दिनों पहले इस बात की सूचना पुलिस को दी थी कि गांव में हमला हो सकता है। और यह इस कारण दिख रहा था कि इस गांव के इर्द गिर्द मदनपुर थाना क्षेत्र के ही वैसे गांव जहां नक्सलियों का समर्थन था, मतलब नक्सली समर्थन पाते थे, जैसे चिरैयातार, उलनादी, लालटेनगंज, बकीलगंज, जमुनिया, चिलमी, यहां रहने वाले वैसे लोग जो स्वयं को एमसीसी का समर्थक मानते थे, वे गांव छोड़कर जा चुके थे। यह इस बात को बता रहा था कि नक्सलियों की तैयारी बड़ी है
और वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि यदि हम किसी बड़े नरसंहार को अंजाम देंगे तो इसके बदले में तुरंत ये बड़ी जाति के लोग नरसंहार कर सकते हैं। इसलिए अपने लोगों को बचाया जाना है, इसलिए गांव छोड़कर चले गए थे। एक और बात समझिए कि जो आप कहते हैं खुफिया तंत्र कितना फेल था। 700 लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं तो इकट्ठा हुए। 700 लोग जुलूस बनाकर चलते हैं, रात को 8 बजे दलेलचक बघौरा पहुंचते हैं और 700 लोग जमा हो, आपको पता ना चले। जबकि आप तो हर बात में प्रशासन क्या करता है, 144 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं होना है। लेकिन यहां तो 700 लोग हथियार बंद और पूरी व्यवस्था के साथ कि गला कैसे रिता जाना है, घरों में आग कैसे लगाई जानी है, हत्या करने के बाद कहां जाना है, यह सारी व्यवस्था करके जाते हैं। तो देखिए, जो दलेलचक बघौरा कांड हुआ उसमें कहा गया कि इस दस्ते को जो यहां धावा बोलने आया था, उसमें एमसीसी के जो उग्रवादी लीड कर रहे थे उनके नाम लिए गए संजय दुसाद, मनई दुसाद, दनई दुसाद, बंसी यादव और चंदू यादव। जब बिंदेश्वरी दुबे वहां पहुंचे मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके साथ जगतानंद भी गए थे, वे भी डीजी लेवल के पुलिस पदाधिकारी। तो उन्होंने, आप समझ सकते हैं, नेता तो मातम पुरसी करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं और कहते हैं कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है यह तो आप समझते ही हैं। तो बिंदेश्वरी दुबे ने कहा कि औरंगाबाद और जहानाबाद की स्थिति को हम समझते हैं, यहां नक्सलियों का तांडव और साथ में बड़ी जातियों के साथ संघर्ष बहुत अधिक है, लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, देखिए यह घोषणा हो रही है 31 मई 1987 को कि हम जहानाबाद और औरंगाबाद को मिलाकर पुलिस रेंज बनाएंगे। आज हम 2022 में हैं, क्या जहानाबाद औरंगाबाद कभी पुलिस रेंज बना? नहीं बना ना। तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं इसी तरीके से होती हैं, घटना स्थल पर आप कुछ भी कह दीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने तो विपक्ष के नेता की हैसियत से जो बातें कहनी थी कि हां सरकार निकम्मी है, उन्होंने कहा ही था। अब देखिए, दलेलचक बघौरा का असर यह हुआ कि केंद्र सरकार के मंत्री बूटा सिंह भी आए थे, राजनीति बहुत गर्मा गई थी और यह बात तय थी कि अब और बड़ा नरसंहार होगा। जो मारे गए लोग थे, उनके परिवार वाले जो बचे हुए थे, और फिर वैसे लोग जो नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमसीसी ही नरसंहार कर रहा था, एमसीसी वाले तो यह भी कर रहे थे कि वे कचहरियों में घुसकर जो बड़ी जाति के या यूं कहें कि जमीन के मालिक थे उनकी हत्याएं करते थे और कहते थे कि हम गांव में सामाजिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। खैर, उनकी नीति, खूनी संघर्ष की बातें। तो ये दलेलचक बघौरा इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि बिहार हिल गया था। समझ ही सकते हैं, 54 लोगों की हत्या, बच्चे भी नहीं बख्शे गए, 16 बच्चे, 10 महिलाएं, 15 पुरुष, 2.5 साल का बच्चा। तो नरसंहार चल ही रहे थे। यह तो नरसंहार जो है 2000 के बाद, या यूं कहें कि जब लोगों को बड़ा ये लगता है कि मैं क्यों ऐसी बातें करता हूं, लेकिन यह सच है कि नक्सलियों को रोकने में सरकार की भूमिका कितनी रही, लेकिन नक्सलियों को जवाब देने में रणबीर सेना की बड़ी भूमिका रही। रणबीर सेना ने यह प्रतिस्थापित किया कि यदि आप मारोगे, सरकार आपको नहीं रोकेगी तो हम मारेंगे। इसके बाद ही नरसंहार का दौर कम हुआ। फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद सरकार ने नई नीति पर काम किया, तो जाकर थोड़ी शांति हुई। अब तो इस तरीके के नरसंहार नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए। तो दलेलचक बघौरा की कहानी आज आपको हमने सुनाई है। इसी तरीके की कहानियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को।
यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।